हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके, जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कम से कम समय में हम कूलॉम्स लॉ को ख़त्म करेंगे और कूलॉम्स लॉ के बेस एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, क्या बताया गया है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ शुरुआत करने से पहले हम लोग अगर आगे बढ़ें तो ये है हमारे कूलॉम्स लॉ। इनको नमस्कार करो, इनके सामने दंडवत प्रणाम करो, वहीं जहाँ बैठे हुए हो हाथ जोड़ के इनके सामने प्रार्थना करो, हे कूलॉम्स हमें आगे की बुद्धि सही से समझाना। ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करें कूलॉम्स लॉ शुरुआत करने से पहले, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देखे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक पास आता है तो वो एक दूसरे से दूर भागता है, नेगेटिव नेगेटिव एक पास आता है तो क्या होता है, दूर भागता है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है तो वो अपने आप क्या क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे आप उसके पास जाते हैं तो आप वो आपको क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती, या आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक। अब देखो, अट्रैक्शन और रिपल्शन में जरूर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होगा। तो बेसिकली हाउ मच फोर्स, सबसे बड़ा सवाल है, कितना फोर्स, क्या फोर्स, कौन सा फोर्स काम कर रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन को। उसी को बताने के लिए ये हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे कूलॉम्स ने हमें बताया। सबसे पहले क्या बताई कि एक कंडीशन है कूलॉम्स लॉ प्रूफ करने के लिए। सबसे पहली है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले चार्जेस जो हैं वो किस में होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। कौन से चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि चार्जेस जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कौन सा, पॉइंट चार्जेस हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टेशनरी चार्जेस, और दूसरी चीज़ है पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए, वैक्यूम में। इन्होंने सबसे पहली कंडीशन रखी कि चार्जेस को हम कहाँ रख रहे हैं, वैक्यूम के अंदर रख रहे हैं। चार्जेस को हम कहाँ रख रहे हैं, वैक्यूम के अंदर रख रहे हैं। अब स्टेशनरी चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस जो कहाँ पे हों, रेस्ट पे हों। कहाँ पे हों, रेस्ट पे हों। और पॉइंट चार्जेस क्या होता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट whose size is negligible compared to the distance between अदर चार्जेस इन द डिस्टेंस। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका साइज निग्लिजिबल हो कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम अदर देन चार्ज इन द सिस्टम। मतलब अगर हम उसकी इस बात पे डिपेंड ना करें कि चार्जेस कितनी दूरी पे हैं। देखिए, आप लोग स्टार को देखते होंगे तो स्टार आपको क्या दिखते होंगे, बहुत छोटे दिखते हैं। और रियल में क्या वो छोटे हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, हमारे किस पे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चार्ज की बात करें तो कौन सा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा। इसी को देखते हुए अब हाउ मच फोर्स, तो कूलॉम्स ने बताया कि इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, मान लो यहाँ पे एफ फोर्स है और ये भी कौन सा फोर्स है, एफ फोर्स है। ठीक। तो या फिर अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्शन कर रहा है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को समराइज करते हुए इन्होंने बताया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने मानी के। और इसी को के को बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद के की वैल्यू हमें वैक्यूम के अंदर निकल के आई। वैक्यूम के अंदर शुरुआत में बताया था चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में। तो निकल के आई के की वैल्यू क्या है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सी है, के की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जो के की जगह पे आया। अगर इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट वैल्यू होती है मैथमेटिकली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू मैथमेटिकली होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। ठीक।
यही होगी ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एप्सिलॉन बेसिकली ये परमिट करता है कि चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं। अगर और तो अच्छी समझें तो ये बेसिकली हमारा जो के की वैल्यू हमने निकाली थी वो एग्जैक्ट के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन होता है वो के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ हमने वैक्यूम में रखा था तो वैक्यूम में ये के दूसरा है, ये के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के अंदर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ गई तो एप्सिलॉन किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कूल पाता है कि कूलम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने देखा होगा, मैंने बोला एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। तो कूलम्स लॉ क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा है कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, a force that acts along a line connecting the intersecting object। बेसिकली यहाँ पे एक पहला चार्ज, यहाँ दूसरा चार्ज, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा एफ फोर्स से, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस में मिले हुए हैं, और ये भी इधर को धक्का दे रहा होगा एफ। तो ये जिस लाइन से जुड़े हुए हैं इसी के अलोंग ही क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इस लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं, ये इस लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं, तो इसी के अलोंग ही क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ऐसे फोर्सेस को, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इसी वजह से कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। मतलब पहने का मतलब है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको एफ फोर्स है। तो दोनों तरफ मैंने बोला है कि जहां भी एफ है और यहाँ भी एफ है, तो ये टू चार्जेस होंगे, एक्सर्ट करेंगे हमेशा टू इक्वल या अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अपोजिट फोर्सेस भी बोल सकते हैं, या हम मान लो सेम चार्जेस हैं तो कौन सा होगा, पॉजिटिव इधर भी होगा, तो ये एफ फोर्सेस को रिपल करेगा, तो ये भी एफ फोर्सेस को क्या करेगा, रिपल करेगा। कोई दिक्कत, समझ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4, कूलम्ब्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखें, द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि वो कौन सा पाथ ले रहे हैं, किधर से होके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ डिपेंड करेंगे किस पे, इनिशियल और फाइनल पाथ पे। इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो कूलम फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट फिफ्थ आता है टॉपिक, कूलम फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो दो चार्जेस थे, हमने कहाँ पे रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे, ये चार्जेस कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। तो इनमें लगने वाला जो फोर्स है वो एफ है, फोर्स है वो क्या है, एफ है। तो ये फोर्स एफ है वैक्यूम के अंदर। अब मान लो इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने पानी में डुबकी लगा दी, पानी में इसको फेंक दिया, दोनों चार्जेस को हमने कहाँ उठा के फेंक दिया, पानी के अंदर रख दिया। ये पॉजिटिव और ये भी कौन सा, पॉजिटिव। अभी भी ये फोर्स लगाएंगे, पर इस बार फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नया जो फोर्स, मान लो एफ डैश फोर्स आया, एफ डैश जो फोर्स होगा वो F/80 हो जाएगा। F/80 मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है वो कितना होता है, 80। तो एफ डैश जो होगा, नए जो नया फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का 80 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसी वजह से कूलम्स लॉ डिपेंड करता है किसमें, मीडियम के अंदर। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ हमारा पॉइंट, कूलम्ब फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कूलम्ब फोर्स कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसे, फोर्स चाहे वो न्यूक्लियर साइज की हो, रेंज हो, जैसे हम न्यूक्लियर रेंज कौन सी होती है 10⁻⁻15 मीटर से, या यूनिवर्सल रेंज 10⁻⁻18 तक भी ये जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेंज में रखो या यूनिवर्सल रेंज में, ये यूनिवर्स की हमारी रेंज होती है, ठीक है, 10⁻18 मीटर। ठीक, तो चाहे आप न्यूक्लियर रेंज में इसको रखो या चाहे आप यूनिवर्स रेंज में रखो, दोनों जगह कूलम्ब फोर्स हमारा काम करेगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया कूलम्ब फोर्स कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अभी तक तो मैंने मैग्नीट्यूड देख लिया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ
जो कूलॉम्स लॉ होता है उसने फोर्स का तो मैग्नीट्यूड बता दिया। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इसका डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए हम प्रूव करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये हमारे दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है। इस पे लगने वाले फोर्सेस F12 और दूसरे पे कौन सा है, F21 है। पहले पे F12 है और दूसरे पे कौन सा है, F21 है। ठीक। अब चलिए क्या होता है ये, और यहाँ पे डायरेक्शन ये अलग अलग बताई गई हैं, क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। F12 का मतलब या F21 का मतलब क्या होता है। तो F21 की अगर बात करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, मतलब फोर्स लग रहा है Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। Q2 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक इसी पे अगर बात करेंगे F12 क्या होता है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक। अगर R12 बेसिकली हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू क्या होगी, Q1 टू Q2 की तरफ होगी। और R21 की जो यूनिट वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम Q2 टू Q1, कहाँ से कहाँ तक होगी, Q2 टू Q1। ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब कभी भी किसी के वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और जहां लगाते हैं वो सिर्फ बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन को शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो इसी को हम प्रूव करते हुए कूलॉम्स लॉ अगर हम बताएं, हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो पहले चार्ज के लिए क्या था, F12 अगर हमें निकालना है, किसके लिए निकालना है, F12 निकालना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर 12। देखिए यहाँ डायरेक्शन 21 है तो इसी के उल्टा अलोंग लगेगा R12 डायरेक्शन। किसी किसी बुक में इसको सेम लिखते हैं तो वो भी गलत, मतलब इसको कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्ट एकदम सही बता रहा हूँ। अगर इसको और एक्यूरेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किसी किसी बुक में आपको दिखेगा F/1/4πε0 Q1 Q2/r³ और यहाँ पे लगाते हैं वो आर वेक्टर। तो बेसिकली वो कुछ नहीं करते हैं, बस यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, यही फॉर्मूला को वो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ के अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो आर से आर एक और मल्टीप्लाई होगा तो R³ हो जाएगा, और यहाँ का लग जाएगा आर वेक्टर लग जाएगा। सेकेंड के लिए अगर फोर्स की बात करें यूनिट वेक्टर, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आर वेक्टर लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या। तो अगर हम इसको भी लिखना चाहें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये हमारा था कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेट के अंदर। अब कूलॉम्स लॉ तो कर दिया, अब इसी पे एक करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको काम क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीट क्वेश्चन को देखिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो ठीक, नहीं लगा रहे हैं तो हम तो हाँ ही हम लगवाएंगे। बोला गया था फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस, कितने कितने दिए गए हैं चार्जेस, 2 × 10⁻⁷ कूलम है और 2 × 10⁻⁷ कूलम है, जो कि प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। और कहाँ पे है, एयर में ही है। एयर कहें या वैक्यूम कहें, दोनों बात बराबर ही होती है। एयर कहें या वैक्यूम कहें, दोनों बात बराबर। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक। अब बताइए 1/4πε0 की वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, और यहाँ पे भी कितना है, 2 × 10⁻⁷। अब डिवाइड करते हैं किससे, 20 सेंटीमीटर है। 20 को अगर हम दो बार लिखें तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे, सारी न्यूमेरिकल डिजिट अलग कर लो, सारी न्यूमेरिकल डिजिट अलग कर लो। यही फॉर्मेट होता है क्वेश्चन करने का। एफ निकालना है, न्यूमेरिकल डिजिट अलग कर लो। यहाँ 20 और 20 दो बार लिखा हुआ है तो उसको दो बार लिखो, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार आ जाएगा। 10 की पावर कि आप 10 की पावर अलग कर लो, -7 और साथ में क्या आ गया, प्लस का 9, और ये माइनस का 4 है ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। प्लस का क्या बन जाएगा, 4। ठीक। अब बताइए 2 से ये चला गया 10 टाइम्स, 2 से ये चला गया कितने, 10 टाइम्स, तो यहाँ 10 की पावर 2 और आ गया। तो हम F इज इक्वल टू, यहाँ से जो बचा हमारे पास क्या, 9। अब बताइए
7 -7 -7 -14 और +9 -14 और प्लस का क्या करेंगे 9। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5, और वो भी कितना माइनस का 5। कितने माइनस का 5 कितना आ जाएगा माइनस का 5। -5 + 4 कितना होगा माइनस का 1। कितना होगा माइनस का 1। और दो जीरो जो नीचे आए थे वो 10⁻², तो ऊपर जाएंगे, नीचे +2 में है तो ऊपर जाएंगे -2 हो जाएंगे। तो बताइए 10⁻³ तो लास्ट हमारी कौन सी है 10⁻³ न्यूटन। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, तो ये था एक क्वेश्चन मैंने जो आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपकी वीडियोज़ और लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिना